हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं जियो पॉलिटिकल या फिर द पॉलिटिकल ट्राइलेमा के बारे में। क्या है जियो पॉलिटिकल ट्राइलेमा? आपने डायलेमा का नाम सुना होगा। दुविधा मतलब कि जब दो तरह की चीज़ें एक साथ आप लोगों को देखने को मिले और उसमें से किसी एक को चुनना हो और दोनों में से किसी एक को चुनना, ऐसा लगेगा कि आप दूसरे के साथ कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। मतलब कि एक ही परिस्थिति में दो अलग-अलग चीज़ों को दो अलग-अलग चीज़ों को एनालाइज़ करके किसी एक चीज़ को सेलेक्ट करना, इसको हम डायलेमा बोलते हैं। लेकिन एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था रोड्रिक्स। रोड्रिक्स का कहना है कि जियोपॉलिटिक्स में ट्राइलेमा होता है। क्या है ये ट्राइलेमा? इसको भी समझेंगे। अभी वेस्टर्न कंट्री की अगर बात करूँ ना, तो इस ट्राइलेमा से गुजर रहे हैं। इसका सॉल्यूशन भी दिया गया रोड्रिक्स के द्वारा, उसको भी समझेंगे। ये जो टॉपिक है जीएस पेपर 3 में काफ़ी ज़्यादा माफ़ कीजिएगा 2 में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और जिनका ऑप्शनल PSIR है उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये टॉपिक। तो क्या है द पॉलिटिकल ट्राइलेमा, उसको आज के इस लेक्चर में समझेंगे। और आखिर ये वेस्ट को लेकर ही इन तरह की चीज़ों का क्यों हम सोच पा रहे हैं, और वेस्ट में ऐसी कौन सी चीज़ें हो रही हैं जिसको कि आपको ये हमें ये सोचने पे मजबूर कर दे रहा है कि वेस्ट इस ट्राइलेमा से गुजर रहा है। अभी देखिए वेस्टर्न कंट्रीज के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है। माफ कीजिएगा। जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना, अभी के टाइम पे उनके यहाँ दो तीन चीज़ें हो रही है। एक, जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल था उस पर उनका बिलीव कम होता जा रहा है। मासेस के द्वारा उसमें बहुत ही डिक्रीजिंग देखने को मिल रहा है, जो ग्रेविटी है डेमोक्रेटिक वैल्यूज के ऊपर। इसी के साथ साथ जो उनका इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे भी उनके वैल्यूज को बहुत ही तेजी के साथ गिरावट देखने को मिल रहा है। उसमें मिसट्रस्ट देखने को मिल रहा है। अपने सरकारी संस्थानों पे उनका कोई भरोसा सा नहीं रह पा रहा है। इसी के साथ साथ पॉपुलिज्म भी बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है। क्या है पॉपुलिज्म? अब देखो, होता क्या है कि आप किसी भावना, किसी फीलिंग्स को उभार कर उसको बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पर ले जाकर, और जिसको बोलते हैं ना कि व्यक्ति पूजा, मतलब कि एक व्यक्ति के बारे में एक ऐसा लेजेंड बना देना और फिर उस सारे चीज़ों पे उसका कब्जा हो जाता है। इसका बहुत से क्लासिक एग्जांपल अगर मैं देखूं तो बात करूंगा मैं डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप पॉपुलिज्म के सबसे मतलब कि एक मजबूत सिंबल के तौर पर उभर कर सामने है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति हैं और ये पहले भी राष्ट्रपति रह चुके हैं। इन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान बहुत से जो था इस तरह के स्पीच दिए थे इन्होंने, जो कि बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा रेसिज्म को प्रमोट करने वाला था। उन्होंने अमेरिकन्स एक उन्होंने कैंपेन चलाया था मागा। क्या था ये कैंपेन? मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इनका ये कहना था कि अमेरिका में कुछ फॉरेन पॉलिसी की वजह से और वीज़ा पॉलिसी की वजह से कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जिनको नहीं आना चाहिए था। उनका इशारा सीधा सीधा एशियन लोग और अफ्रीकन लोगों की तरफ था कि इन्होंने आकर अमेरिका के कल्चर को खराब कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो प्रवासी लोग हैं, इमिग्रेंट जो लोग हैं, वो कुत्ते और बिल्लियां खाते हैं। इस तरीके की बात उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान कही। जो उनकी प्रतिद्वंदी थी उनको उन्होंने बहुत ज़्यादा डिमोलिश करने का काम किया इस अपने स्टेटमेंट के जरिए, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा था कि जो डेमोक्रेट्स हैं, ऐसा देखने को मिलता है कि आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं है। दो ही पार्टियां हैं वहाँ पे। एक है रिपब्लिकन पार्टी, एक है डेमोक्रेट। तो रिपब्लिकन को रिप्रेजेंट करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और डेमोक्रेट से जो बाइडन थे, और कमला हैरिस मतलब उनकी प्रतिद्वंदी थी। तो अभी के टाइम पे डेमोक्रेट्स के बारे में कहा जाता है, पहले से भी ये बात कही जाती है कि डेमोक्रेट्स थोड़ा सा लिबरल होते हैं। डेमोक्रेट्स जो इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए उनकी जो सोच होती है थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। हालांकि बराक ओबामा के कार्यकाल को देखें तो युद्ध जैसी स्थितियों में बराक ओबामा ने मतलब शांति से ये बोलेंगे कि बराक ओबामा ने कुछ इस तरीके की परिस्थितियां पैदा कर दी कि अपना अच्छा इमेज रखते हुए भी उन्होंने अफगानिस्तान पे, ईरान पे बम बरसाए। तो पूरी तरीके से ये बात सही नहीं है, लेकिन एक परसेप्शन के अकॉर्डिंग डेमोक्रेट्स जो हैं थोड़े से लिबरल होते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट को सबसे पहले समझते हैं। वेस्टर्न डेमोक्रेसीज फेसेस
राइजिंग पोलराइजेशन, मिसट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशंस एंड पॉपुलिज्म। ये ट्राइलेमा हुआ, मतलब ये कि पोलराइजेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब पोलराइजेशन क्या है? किसी एक रिलीजन को लेकर सपोर्ट, मतलब ये कि अगर ये दो पोलर है, पोल है, ध्रुव है, यहाँ पे किसी एक एथनिसिटी के लोग एक तरफ पे जमा हो जाएं और दूसरे इथनिसिटी के लोग दूसरे एंड पे आ जाएं, इसको हम पोलराइजेशन बोलेंगे। और जब बहुसंख्यक आबादी तेजी से पोलराइज्ड होने लग जाए तो वहाँ पे बैलेंस कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसको पोलराइजेशन बोलेंगे। मिसट्रस्ट तो मैंने बताया ही आपको कि अपने इंस्टीट्यूशंस के प्रति मिसट्रस्ट देखने को मिल रहा है, और पॉपुलिज्म जो कि डोनाल्ड ट्रंप का एग्जांपल के जरिए मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। डानी रोड्रिक्स, पॉलिटिकल ट्राइलेमा हेल्प्स एक्सप्लेन दिस डेवलपमेंट्स। तो इनका जो पॉलिटिकल ट्राइलेमा है, इसको इन डेवलपमेंट्स को बहुत आसानी से समझा जा सकता है रोड्रिक्स के थ्योरी के जरिए। इस सिचुएशन को बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं। क्या है पॉलिटिकल ट्राइलेमा, इसको समझते हैं। कोई भी देश किसी भी दो चीजों को अचीव कर सकता है तीन चीजों में से साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे ये तीन ऑप्शंस होंगे, उसमें से किसी दो को ही वो अचीव कर सकता है। कौन कौन से उसके सामने ऑप्शंस होंगे? ग्लोबलाइजेशन, नेशनल सॉवरेनिटी और डेमोक्रेटिक मास पॉलिटिक्स। ऑल थ्री टुगेदर क्रिएट टेंशंस एंड इनस्टेबिलिटी। अगर कोई देश चाहे कि इन तीनों को एक साथ अचीव कर ले तो उस देश में इनस्टेबिलिटी जैसी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। अब एक एक करके इन तीनों टर्म्स को समझते हैं, आखिर क्या प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए, बेसिक तो आपको पता ही होगा, ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब हो सकता है कि पूरी की पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज हो जाए और हम इजिली दूसरे देशों के प्रोडक्ट को अपने यहाँ एक्सेप्ट कर ले, जो कि इंडिया ने किया था 92-93 में, जिसको कि हम एलपीजी के नाम से जानते हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम से भी इसको जाना जाता था, नई आर्थिक नीति। नेशनल सॉवरेनिटी, ऑब्वियस सी बात है, आप अपनी संप्रभुता बचाए रख सकते हैं, राष्ट्रीय संप्रभुता। ये क्या चीज है भाई? तो निर्णय लेने की शक्ति। भारत एक देश के तौर पे अपनी सिक्योरिटी को बचाने के लिए पाकिस्तान पे अटैक करे, इसको हम सॉवरेनिटी बोलेंगे। और डेमोक्रेटिक मास पॉलिटिक्स, भारत के अंदर में, किसी भी देश के अंदर में डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। रेट्रिक का जो पॉलिटिकल ट्राइलेमा है वो यही एक्सप्लेन करता है कि अगर आप इन तीनों में से किसी तीनों को एक साथ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं तो आप बहुत ही तेजी से फेल हो जाएंगे। इन तीनों में से कोई दो को ही साइमल्टेनियस आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या तो आप ग्लोबलाइजेशन को कर लो या फिर आप सॉवरेनिटी को कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज कर रहे होगे। उसके बाद अगर आप सॉवरेनिटी को देखोगे और मास पॉलिटिक्स को देखोगे, मतलब कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बचाने की कोशिश करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट पड़ेगा ही आपके ऊपर। अभी देखिए अमेरिका में क्या हो रहा है। अमेरिका ने क्या बोला? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। भारत क्या बोलता है कि मेक इन इंडिया। चाइना भी यही बोलता है कि अपने प्रोडक्ट्स अपने यहाँ खुद बनाएगा। और वो अभी बहुत सारा टैरिफ लगा रहा है अलग अलग देशों के ऊपर। अभी आप देख पा रहे होंगे कि दुनिया भर के जो शेयर मार्केट है, शेयर बाजार है, वो बहुत तेजी से गिर रहा है। इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है। तो इन तीनों में से किसी आप दो को ही एक साथ इंप्लीमेंट कर पाओगे, ये कहना है रेटरिक का पॉलिटिकल ट्राइलेमा के अकॉर्डिंग। क्वेश्चंस अगर इस तरीके से आ जाए तो आप इसको कोट कर सकते हैं। 3-4 लाइनों में अगर आपने इसका आंसर किया तो आपको एक वैल्यू एडिशन देखने को मिलेगा। अभी देखिए वेस्ट में किस तरीके का क्राइसिस है उसको भी समझते हैं। वेस्ट जो है कोशिश कर रहा है इन तीनों गोल्स को बैलेंस करने का। हालांकि अचीव नहीं हो पा रहा, वो अलग बात है, जो कि रोड्रिक्स ने पहले भी बोला है। ग्लोबलाइजेशन बेनिफिटेड एलिट्स, हर्ट वर्किंग क्लास कम्युनिटीज। तो ग्लोबलाइजेशन जो है बड़े लोगों को, अमीर लोगों को फायदा तो पहुंचाता ही है, लेकिन जो वर्किंग क्लास है उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। राइज ऑफ पॉपुलिज्म, जैसे कि एर्दोगान और ट्रम्प, एंड बैकलेस अगेंस्ट ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इससे किस तरीके से उन पे बैकलेस देखने को मिल रहा है। जैसे ये लोग पॉपुलिस्ट जो लीडर है उभर कर सामने आ रहे हैं, इनको किस तरीके का बैकलेस
एक बोल सकते हैं कि एक स्टेप पीछे आना या फिर उनको उनकी क्रिटिसिज्म होना, उनकी ट्रोलिंग होना कैसे स्टार्ट हो जा रहा है। आगे का क्या रास्ता होना चाहिए, जिसमें हम देखेंगे कि एक्सेप्ट ट्रेड ऑफ इन द ट्राइलेमा, मतलब कि आपको इस ट्राइलेमा को में से आपको किसी एक चीजों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना होगा, प्रमोट करना होगा इंक्लूसिव ग्रोथ को, और रिबिल्ड करना होगा पब्लिक ट्रस्ट को। स्ट्रेंथन क्या क्या करना चाहिए, सोशल सेफ्टी नेट्स को, लोकल इकोनॉमी को आपको मजबूत करना होगा, बैलेंस करना होगा ग्लोबल इंटीग्रेशन को। तो जो इस तरीके से एक प्रोटेक्शनिज्म लोग अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के पीछे पड़े हुए हैं, उसको भी आपको किसी भी तरीके से मैनेज करना होगा। कंक्लूजन क्या है इसका, रोड्रिक्स ट्राइलेमा इज अ वाइटल लेंस टू व्यू डेमोक्रेटिक क्राइसिस। तो इस ट्राइलेमा के जरिए हम ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से डेमोक्रेटिक क्राइसिस का सामना कर रहा है देश और पूरा का पूरा विश्व। स्टेबिलिटी नीड्स रियलिस्टिक पॉलिसी चॉइसेस, नॉट आइडियलिस्टिक जगलिंग ऑफ ऑल गोल्स। तो स्टेबिलिटी को क्या चाहिए कि रियलिस्टिक पॉलिसी को एक्सेप्ट करें, ना कि आपको बहुत ही कहने का तात्पर्य ये है कि आप कुछ एक अलग ही पिंडोरा बॉक्स खोल दो जिससे कि और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने समझा रोड्रिक्स के पॉलिटिकल ट्राइलेमा को और जो वेस्ट में क्राइसिस है। आप इसको रिलेट कर सकते हो पॉलिटी के साथ, गवर्नेंस के साथ और इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ, जो कि जीएस पेपर 2 का हिस्सा है। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, अब मिलेंगे किसी और लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।